आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं, कौन सा सेक्शन है जो मुझे कहता है कि मैंने कहा भाई 111 खोल लो। आपके पास सोर्स नहीं है, 111 लिखा हुआ उसके अंदर, आपने आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1 करोड़ के हैं, आपने डाल दिए 40 लाख के, बाकी 60 किधर है भाई? अनएक्सप्लेन्ड है। आपने बुक्स में 60 लाख बढ़ा लिया भाई, फिजिकली पैसा निकल गया हुआ है, बुक्स में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? क्या वो आप छोड़ दें? 111 में लिखा हुआ है, रीजनेबल लेवल से नीचे होगा तब भी 111। हर तरफ से एक्सपेंडिचर पे चेक एंड बैलेंस। 12 आगे चलते हैं, एक ही चीज तो नहीं करनी। रिटर्न ही मुख्तलिफ अपलोड हुई है, जो आप पे एप्लीकेबल है आपने वही रिटर्न फाइल करनी है, चाहे वो सैलरी है, नॉन सैलरी है, कंपनी है, एओपी है, जो आपका एसएमई है उसकी रिटर्न भी अपलोड हुई है। जब आप डिक्लेरेशन में जाके चेक करेंगे तो मैंने आपको 2-3 चीजें मैं बताता हूं। एसएमई का मैक्सिमम बेनिफिट आपने जरूर लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3-4 मोटे पॉइंट्स हैं, इसमें से हम बाहर निकल जाएंगे। नंबर 1, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। टैक्स ईयर 2021 में ये आया था, टैक्स ईयर आया 22 में था, अप्लाई 21 से हुआ था। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, क्या है जी? मैन्युफैक्चरर। नंबर 1, आपकी टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर या बराबर। तीसरा, स्मेडा या एफबीआर के साथ आप रजिस्टर्ड होंगे एज ए एसएमई के तौर पे। और चौथा, आप रिटर्न के साथ ऑप्शन लिख के देंगे कि जनाब मैं इस 100E के अंदर मैं आना चाहता हूं और मैं ये अवेल करना चाहता हूं। वंस यू विल अवेल, अब बेनिफिट क्या है इसके अंदर, करना क्या है? अगर आपकी टर्नओवर 200 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है 100 मिलियन के अंदर टर्नओवर, 100 मिलियन से ज्यादा पर 250 मिलियन के बराबर, 2 कैटेगरीज है। अगर मैं कैटेगरी 1 में गया, मैंने मैन्युफैक्चरर की टर्नओवर 100 मिलियन है, तो 0.25% सिर्फ आपने पे करना टर्नओवर का, आपके सारे टैक्सेस बाकी रिफंड हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। दूसरा, अगर मेरी टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा पर 250 मिलियन से कम है या बराबर है, तो 0.5% यानी डबल हो जाएगा, 0.25 का डबल। अच्छा, अब आप कहेंगे जी बड़ा अच्छा एक सवाल अब आने लगा, ये मैंने सियालकोट में जब उनके लिए मेहनत की थी तो उसमें से पॉइंट निकला था, वो ये है कि ये फैसिलिटी एक्सपोर्टर्स को भी अवेलेबल है। अगर आपके एक्सपोर्ट पे 1% कटा है, गुड्स की बात हो रही है 154 की, 154A की बात नहीं हो रही। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं गुड्स, मेरा 1% कटा है और मैं 100E जो है वो अवेल कर लेता हूं, और अगर मैं जिस भी कैटेगरी, मैक्सिमम 0.5% है, चले मैंने 0.5% पे कर दिया, बाकी का 0.5% आप रिफंड मांग लें। अगला फायदा, इसमें 214C और 170 भी नहीं होगा, ऑडिट नहीं होगा, अनलेस के कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी वो अप्रूवल ले ले। जो सप्लाईज पे कटा, बिजली पे कटा, कैश विड्रॉल पे कटा, गाड़ियों पे कटा, मोबाइल पे कटा, वो भी आप वापस ले लें। ये क्यों आया था? ये बेसिकली था कोरोना के वायरस की वजह से हुआ था, तो उसमें उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये बेनिफिट दिया था। लेकिन आप अंदर आ गए तो 3 साल से पहले आप बाहर नहीं निकलेंगे। एक और पॉइंट, इसकी जो डेफिनेशन है एसएमई की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, अगर मैं कल को मैन्युफैक्चरर ना रहा, मैंने 1 साल अवेल किया, दूसरे या तीसरे साल में जाके पता लगा कि मैं मैन्युफैक्चरर नहीं रहा, या मेरी टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड कर गई, उस सूरत में फिर उस साल या उन सालों में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। ये लिख दिया उन्होंने। सो फिर आप ऑब्वियसली जो भी उस वक्त लॉ होगा, नॉर्मल या फाइनल, उसके अंदर आप जाएंगे। सो ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, चाहे वो एक्सपोर्टर है, चाहे वो लोकल सेल करता है, ये बेनिफिट अवेल कर ले तो अच्छा खासा टैक्स इसके अंदर उन्होंने आपको बेनिफिट का दिया हुआ है। अच्छा जी, अब डाटा क्या है इसके अंदर, ये मैंने एक शॉर्ट समरी बना ली है, आप देख सकते हैं। इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, बैलेंस शीट है, करते करते आप कंप्यूटेशंस के ऊपर चले जाएंगे। एक मैंने डाटा पकड़ा है, उसके अंदर पहले तो एक एक थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। देखें, सबसे पहला पॉइंट है कि आपका क्लाइंट या टैक्स पेयर जो भी है वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। आप एट्रीब्यूट के टैब में जाएंगे, एट्रीब्यूट्स में उन्होंने पूछा हुआ है कि भाई आप बताएं रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, टिक करें उसको कि रेजिडेंट है कि नॉन। ये क्यों है, ये मैं आपको दिखाता हूं।
ये इस वजह से कि रेजिडेंट के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम दोनों को जमा करके टैक्स लगाया जाता है, वर्ल्ड इनकम कहते हैं। और जो नॉन रेजिडेंट है सिर्फ उस इनकम पे टैक्स पे करेगा 11 सबसेक्शन 6 में, जो कि वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। ये बेसिकली मेन चीज यहां से आती है। अब हर एरिया वाइज ये जो मैंने अब आपको 5 हेड्स बताए हैं, थोड़ी थोड़ी इस पे बात करते हैं, फिर इसके बाद मैं सीधा न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाऊंगा। आपको सैलरी को करते वक्त आपने, आप देख सकते हैं कि रेलिवेंट जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड आप जब रूल्स, मेरा ख्याल है 28 से 33 तक है रूल्स, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसने बताया हुआ है मिनिमम रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द टैक्स पेयर्स। 5 हेड्स कवर्ड है उसके अंदर। सैलरी वाला क्या करेगा? सैलरी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, गुड इनफ। दूसरा चलते हैं, एक एक करके करते हैं ना। देखें 5 हेड्स में क्या कॉमन है? इनकम कहां से आई? सपोर्टिंग लाओ भाई। खर्चे कहां किए? सपोर्टिंग दो भाई। सब में कॉमन चीज आएगी। अच्छा, अब सेक्शन कौन कौन से हैं आपको जो देखने हैं? 2 है, उसके अंदर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट है। फिर 12, 13 और 14 है। 12 बेसिकली मेन सेक्शन है जिसके अंदर 13 और 14 कवर्ड है। 12 सैलरी इनकम है, 13 परक्विजिट्स है और 14 आपका एम्प्लॉई शेयर स्कीम है। 12, 13 और 14 को भी कवर करता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। मेन जो कंट्रोलिंग सेक्शन है इनकम का एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सेक्शन 12 है बेसिकली, उसमें सारा कुछ कवर्ड है। बाकी आपने जो एनटीआर में है या जो भी उसमें करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपको पता है ये फ्लाइंग और सब मिलियन अलाउंस ये अब खत्म हो गए, ये अब आपकी नॉर्मल टैक्सेशन के अंदर है। बाकी जो आपका एरियर अगर मिला है या गोल्डन हैंडशेक है तो उसका ट्रीटमेंट अलग से है, उस पर बात करते हैं बाद में। प्रॉपर्टी जी, प्रॉपर्टी के सेक्शन आपके सामने है। प्रॉपर्टी अभी आपको मैंने बताया रिसीवेबल बेस पे आप बुक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डिडक्शन जो अवेलेबल है वो आप माइनस करेंगे 15A की। 16 में से एडवांसेस और 66 में से अगर को ओनरशिप है तो वो आप अपने हिस्से पे जो टैक्स है वो पे करेंगे। बिजनेस इनकम काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसके अंदर सेक्शन बहुत सारे हैं। फिर इसमें लॉस की एडजस्टमेंट है, एओपी से शेयर भी है, टैक्स और अनटैक्स पोर्शन भी आएगा। इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। टैक्स आप ना जब कंपटीशन के चार्ट में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है शेयर फ्रॉम एओपी आउट ऑफ टैक्स्ड पोर्शन एंड आउट ऑफ अनटैक्स पोर्शन। उसका एक ही मतलब है, अगर एओपी की इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो उसने कोई टैक्स नहीं दिया उसमें। उस सूरत में जो शेयर फ्रॉम एओपी आपको आएगा वो रेट पर्पस के लिए ऐड नहीं होगा, वो टैक्स पर्पस के लिए ऐड होगा। उस पर पे करना पड़ेगा अगर शेयर ऑफ एओपी डाल के इंडिविजुअल की या पार्टनर की जो इनकम है वो 6 लाख से ऊपर हो जाती है तो। अच्छा, आगे क्या जी? अब इसमें मोर्टाइजेशन और डेप्थ शेड्यूल भी मिलेगा आपको। ये मोर्टाइजेशन आपके इंटेंजिबल प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। अगर आपका एक एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा का फायदा आपको दे रहा है वो भी आपका 24 सेक्शन में कवर्ड है। ये आपको मिलेगा इसके एनेक्सर जब मैं अभी दिखाऊंगा। चले, अब डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन पे 2-3 पॉइंट्स हैं। आपको पता है पिछली WDV आगे आएगी टैक्स वाली, उस पर एडिशन डिलीशन होगी। आपने 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है कि आपने जो नया एसेट खरीदा है उसकी एडिशन अलग है, जो ऑलरेडी यूज इन पाकिस्तान उसकी एडिशन अलग है। उसकी वजह क्या है कि जो इनिशियल अलाउंस है वो नए एसेट पे दिया जाता है, वो पुराने एसेट पे ऑलरेडी यूज इन पाकिस्तान पे नहीं मिलेगा आपको। ये उन्होंने इसमें कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। कैपिटल गेन जी 37 और आपको पता है 38(5) और 37(1) जो सिक्योरिटीज हैं 37A में कवर्ड है, और जो बाकी आपके एसेट्स हैं जिनमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो 38(5) में मेडेलियन, फर्स्ट टेक ओवर, एंटीक, जो पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं वो अलग हैं। प्राइवेट कंपनी के वो 37 में कवर्ड है। और आपको पता है इसमें दोनों चीज़ें अवेलेबल है, सेपरेट ब्लॉक है 37A के लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और नॉर्मल टैक्सेशन है जो आप अपने प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के शेयर या जो पर्सनल एसेट बेचेंगे उसके लिए, जो कि 38(5) में स्पेसिफाइड है। अदर सोर्सेज है, इसके अलावा चारों हेड्स में जो फॉल नहीं करेगा वो यहाँ आएगा और उसके मुताबिक फिर उसकी इनकम पे जो है वो इनकम पहले कैलकुलेट करेंगे। ये एट्रीब्यूट है जी, इसका मैंने स्केच थोड़ा सा एक शॉर्ट करके
कि इसमें 5 अगर आपके बिजनेस जितने भी हैं 1 to 5 है वो आप उसमें मेंशन करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू में बताया इसी के अंदर है। ये डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट में जो रिड्यूस रेट है उनके नाम है डिविडेंड रॉयल्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉफिट ऑन डेट है, और 12(7) जो एरियर सैलरी है वो इसके अंदर है रेट, और एम्प्लॉयमेंट टर्मिनल बेनिफिट पे जो रेट है वो भी इसी एनेक्सर के अंदर दिया हुआ है। बैलेंस शीट है, इस पे मैं 2-3 सिर्फ बातें करूंगा। एक्चुअल बेस पे आपने इसको बनाना है। लोग क्या कुछ करते हैं 0-0 डाल देते हैं, वो भाई वो डिक्लेरेशन हो गई है, 122 सेक्शन कल को लग जाएगा, कैपिटल अंदर आ नहीं रहा, चीजें नहीं आ रही। फॉरेन सोर्स इनकम, जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम के 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसी तरह फॉरेन सोर्स के भी 5 हेड्स ऑफ इनकम इसके अंदर उन्होंने मांगे हुए हैं आपसे। एग्रीकल्चर इनकम 2 पॉइंट सिर्फ। नंबर 1, एक इसको ग्रॉस वैल्यू नहीं आपने लिखनी, अगर आपके एक्सपेंडिचर उसको देखिए 2 तरीकों से एग्री इनकम आती है, या तो मैं खुद कल्टीवेटर हूं या मैंने रेंट पे आगे दी हुई है जगह, दोनों सूरतों में ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। और आपने जो रिपोर्ट करनी है रिटर्न के अंदर वो एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद वाली शो करनी है। कुछ लोग ग्रॉस शो कर देते हैं। जब आप एग्रीकल्चर इनकम का लॉ पढ़ेंगे वो ये कहता है कि एरिया बेस्ड टैक्स या इनकम बेस्ड टैक्स विच एवर इज हायर, उनकी डिक्लेरेशन रिटर्न में जाकर पढ़े, उनके रूल्स में जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न रूल्स में गिवन है आपकी, उसी तरह जो प्रोविंशियल इनकम टैक्स है अंडर जो पंजाब है उसके रूल्स के अंदर उन्होंने रिटर्न दी हुई है उसकी बकायदा, और लिखा हुआ उसके अंदर कि भाई ये बताओ तुम्हारा इनकम बेस्ड टैक्स कितना बनता है, एरिया बेस्ड कितना बनता है, इनमें से हायर बताओ कौन सा, वो डिक्लेरेशन लेते हैं। और अगर आपने सूबे को टैक्स ना दिया तो 111 सेक्शन के अंदर आपकी वो इनकम फ्रॉम एग्री इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना के आपको टैक्स लगा देंगे, लेकिन फायदा कोई नहीं होना, सूबे ने फिर नहीं आपको छोड़ना। तो बेहतर यही है कि जो सूबाई टैक्स बनता है उसको जमा कराएं और बात खत्म करें, वरना पैसा इधर ब्लॉक हो जाएगा, वो आपको पता ही है। डिडक्टेबल अलाउंसेज है जी, इस वक्त जो आपको नजर आएंगे, ज़कात है, 7 सेक्शन गिवन है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, बच्चों के जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, अगर आप कंडीशंस को मेट करेंगे तो उस पे आपको डिडक्टेबल अलाउंस दिया जाएगा। और WPPF कंपनी के लिए इधर कवर्ड नहीं है। इनमें कंडीशन ये है जी डिडक्टेबल अलाउंस की, सेक्शन 9 ये कहता है कि ये अगर मेरी टोटल इनकम है 10 लाख रुपए, मैंने ज़कात दे दी 15 लाख रुपए, तो मैं माइनस 10 लाख तक कर सकता हूं, बाकी फारग, ना कैरी फॉरवर्ड ना एडजस्टमेंट, लॉस नहीं बुक कर सकते आप। डिडक्टेबल अलाउंस मींस कि आप अपनी टोटल इनकम के बराबर तक आपको ये मिलेगा। सेक्शन 9 में जाके पढ़ लीजिएगा। ये पहले 9 शेड्यूल था, अब वो नहीं अवेलेबल है, ट्रेडर्स के लिए था, खत्म हो चुका है। टैक्स लायबिलिटी है जी आपकी, कंपटीशन में मैंने एक और भी बनाया हुआ, दिखाता हूँ आप। रिडक्शन है जी, आपको पता है कि सीनियर सिटीजन तो खत्म हो गया, फिल्म मेकर्स के लिए कुछ है, और प्लस फुल टाइम टीचर के लिए ये इस दफ़ा ये भी प्रपोज हुआ था खत्म कर दे, जो 25% रह गया, लेकिन वो बच गया किसी वजह से। 2025 में भी अभी इंटैक्ट आई, 24 में तो है ही है, 25 में भी है। टैक्स क्रेडिट जी आपके, ये लिस्ट है पूरी, 61 और 63 है। उसके अलावा आपका 65GF आपके सामने है, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और स्पेसिफाइड लोगों के लिए है। 103 है आपका फॉरेन इनकम वाला क्रेडिट, शेयर फ्रॉम AOP वाला क्रेडिट है जी, 88 रेड विद 92 है, और फिर बेबहू सेविंग सर्टिफिकेट है, पेंशन अकाउंट है, और लास्ट इसका है 100C वाला जो आपको NPO को जो दिया जाता है। एडजस्टेबल में अच्छा, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम फीड कर रहे थे, कुछ जगहों पे जहाँ प्लस का साइन है ना, कुछ जगहों पे आपको प्लस के अंदर चीज़ें डालनी पड़ेंगी, और कुछ जगहों पे प्लस कुछ भी नहीं है, आप बस अमाउंट डालें, आगे चल पड़े। तो कोशिश करें कि पर्टिकुलर जहां आप डाल सकते हैं उसको डालें, ताकि कल को पता चल सके कि ये क्या है, वरना खाली अमाउंट लिखी होगी तो 122 बड़े आराम से इन्वोक हो जाएगा कि भाई ये क्या है, आपने लिखा ही कुछ नहीं। FTR वाला FTR में टैक्स डालें, मिनिमम वाला मिनिमम में डालें, एडजस्टेबल वाला जहां है उसमें डालें। ये जी कंपटीशन मैंने उसका वहां से पकड़ा कि सारे चार्ट घूम के ना इसके अंदर चले जाते हैं, जितना डाटा फीड करेंगे ना वो यहाँ आके फीड होगा। यानी पूरे 5 हेड्स ऑफ इनकम आप देखें, एग्रीकल्चरल इनकम, फिर आपके पास आगे शेयर वही जो टैक्स और नॉन टैक्स वाला, ठीक है, टोटल इनकम है, WWF भी आएगा, मिनिमम टैक्स आएगा, 4C भी इसके अंदर आ जाएगा,
आपका एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम टैक्स भी है, रिफंड अगर आपने पिछले सालों का कोई एडजस्ट करना है, देखें अब सिस्टम अगर चला वो देता है कि नहीं देता आपको, और विद होल्डिंग जो कटा होगा वो सारे को ये कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। अमोर्टाइजेशन जी जो मैंने पहले बताया आपको 24 आप उसमें जाके तो अपनी चीज़ें फीड करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, WDV ओपनिंग, रिमेनिंग लाइफ कितनी है, एक्सटेंट ऑफ यूज़। एक्सटेंट ऑफ यूज़ आपको डेप्रिसिएशन में भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। अगर मैं बिजनेस पर्पस के लिए 50% यूज़ करता हूँ तो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन भी 50% ही आपको दी जाएगी। ये डेप्रिसिएशन है जी, इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है, वो नए पुराने का मैंने आपको बता दिया। बाकी जो पर्टिकुलर्स हैं वो आपके सामने है। WDV वो ब्रॉड फॉरवर्ड भी है और कैरी फॉरवर्ड भी है। एडिशन डिलीशन पुराने की, एडिशन डिलीशन नए की, एक्सटेंट ऑफ यूज़, इनिशियल अलाउंस। अच्छा इसमें ना जब मैं पढ़ रहा था तो एक 23 में इनिशियल अलाउंस है, एक है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन और अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स 23B में। मैंने कहा भाई वो किधर चला गया, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। बेसिकली वो अवेलेबल है कंपनी को, तो रिटर्न तो मैं इंडिविजुअल की फाइल कर रहा हूँ, इसलिए आपको इस रिटर्न में 23B का जो 90% वाला रेट है ना वो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो है ही कंपनी के लिए। तो बाकी बचा क्या फिर, इनिशियल। अच्छा दोनों एक वक्त में नहीं मिलेंगे, या इनिशियल या एक्सेलरेटेड, एनी वन एक आपको मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी होगी तो तब, अदरवाइज इनिशियल या मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब आपने नॉर्मल टैक्सेशन निकालनी है तो पहले इनिशियल अलाउंस माइनस होगा, तो बैलेंस के ऊपर आपने नॉर्मल टैक्सेशन लगानी है, उस पर नॉर्मल टैक्सेशन होगी। मसलन मेरा 10 मिलियन का एसेट है, मुझे फर्ज करें 15% मुझे इनिशियल अलाउंस मिल गया, तो 10 मिलियन का 15%, 15 लाख मैं माइनस करूंगा। जो 85 लाख आएगा उसके ऊपर मेरा जो 22 का जो 15% रेट है या 10 है वो अप्लाई किया जाएगा। ये जरा नोट करने वाला पॉइंट है कि पहले इनिशियल माइनस होगा अगर मिलना है तो, अगर नहीं मिलना तो फिर 10 मिलियन का ही ले लें। मिनिमम टैक्स थी, जैसे मैंने कहा कि इसके मैंने सेक्शन सारे निकाल लिए थे। 148 के अंदर है, 152 है, 233 है, 43E है पार्ट 4 का सेकंड शेड्यूल का, 43D है, और एंड पे आपका जो एडवांस टैक्स ऑन टीवी प्लेज एंड एडवर्टीजमेंट 236C है। ये आप जी ऑप्शन है, ये रेड वाले छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इसके अनेक्शन इसके टैब के अंदर तो अवेलेबल है, लेकिन ये FTR नहीं है, ये मिनिमम हो चुके हुए। आपको पता है जो ब्रोकरेज एंड कमीशन 233 है, इंपोर्ट ऊपर 148 है, और पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो एडजस्टेबल एंड मिनिमम में है, उसमें फाइनल टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके टैब के अंदर उन्होंने डाला हुआ है, शायद वो पिछले वाला ही इंपोर्ट होके आगे आ गया। लेकिन बचा क्या बाकी, एक्सपोर्ट्स 154 में, एक्सपोर्ट आपका 154A में, और कमीशन और जो डिस्काउंट जो पेट्रोल पंप वाला 156A। इनको ऑप्शन है, ये चाहे FTR की रिटर्न फाइल कर दें या ऑप्शन लेके मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर चले जाए। अब इनकी रिटर्न्स में फ़र्क क्या जी, AOP और कंपनी जो है वो सैलरी इनकम नहीं होती उनकी, उनके टैक्स क्रेडिट डिफरेंट हैं, रेट्स डिफरेंट हैं। AOP का शेयर अगर कंपनी को आएगा तो कंपनी, आपको पता है AOP की, अगर मेरे पास एक केस है, एक जॉइंट वेंचर हुआ जिसमें एक AOP है और एक कंपनी है। इस जॉइंट वेंचर से जो कंपनी को शेयर आएगा वो अपने शेयर पे टैक्स खुद पे करेगी, वो AOP ने नहीं पे करना। ये एक स्पेशल चीज है इसके अंदर, अदरवाइज शेयर फॉर रेट पर्पस के लिए आता है। अच्छा जी अब मैं चलता हूं, ये 4 जुलाई को रिटर्न अपलोड हुई है जी आपकी, ठीक है। एक्टिव में आना है तो जाहिर बात है, अगर नॉन रेजिडेंट, अक्सर लोग कहते हैं हमने रिटर्न फाइल नहीं करनी, तो वो फिर एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे, उनको मजबूरन जो है इसमें जाना पड़ेगा। हाँ अगर आप ये साबित कर दें कि जी मेरे ऊपर रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है, कमिश्नर से सर्टिफिकेट ले लें 10 शेड्यूल में, तो आपका रेट डबल नहीं होगा। ये भी एक फैसिलिटी नॉन रेजिडेंट के लिए उन्होंने, या उस बंदे के लिए जिस पे रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है, क्या वो साबित कर लेगा कि उस पर रिटर्न एप्लीकेबल है कि नहीं है। बाकी आपको पता है इसका जो फॉर्म निकलता है, वो जो CPR है वो दूसरी तरफ से निकालना पड़ता है, हम कहते हैं डायरेक्ट आ जाए। 170 पे जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे ना एक क्वेश्चन आ गया, इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल की तरफ ले जाऊंगा। क्वेश्चन ये रेज हो गया कि मुझे किसी ने सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉलेजेबल है इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। सवाल ये रेज हुआ
कि किताब में आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि पिछले एक्सेस जो पेमेंट हम करते हैं रिटर्न में, मसलन मेरा 2023 में 2 लाख का एक्सेस पेमेंट पड़ा हुआ है रिटर्न के अंदर, और 2024 में मेरी 50,000 की डिमांड आ गई है, तो मैं कह रहा हूं मेरा एडजस्ट कर दें। तो उन्होंने सवाल ये किया किसी ने कि ये किताब में कहां लिखा हुआ है कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल था मेरे लिए। मैंने कहा जी 120। उन्होंने कहा जी वो तो डीम टू बी ऑर्डर है। बिल्कुल ठीक है, एडजस्टमेंट का लिखा हुआ किधर है? बड़ा अच्छा सवाल था। मुझे 2-3 घंटे लगाने पड़ गए, ढूंढना पड़ गया कि यार सवाल पहले मैं ढूंढूं तो सही वो क्या कह रहा है। जब आप 171 जहां कंपनसेशन है रिफंड वाली, उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। 2 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी एक वक्त में। पहला 120 का 1B, वो ये कहता है कि जो रिटर्न आप फाइल करेंगे फॉर ऑल पर्पसेस डीम्ड टू बी ऑर्डर होगा। ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन 171 ये कहता है इट विल नॉट बी डीम्ड एज रिफंड फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 171। जब आपने कंपनसेशन मांगनी है ना कि मेरे पैसे वापस करें और कंपनसेशन दे, तो रिफंड पर्पस के लिए ये डीम टू बी ऑर्डर नहीं होगा। मैंने कहा ठीक हो गया। अब इसका दूसरा मतलब ये हुआ, मैंने कहा सर मैंने, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैंने आपसे रिफंड नहीं मांगा, मैंने आपसे मांगी एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट 170 या 171 के अंदर कवर्ड नहीं है। इट मींस के ऑल पर्पसेस में से रिफंड को निकाल के जो बाकी बच गए हैं तो वो मैं एडजस्टमेंट क्लेम कर रहा हूं। जनाब मेरी एडजस्टमेंट दे दें आप, क्योंकि सवाल ये था किताब में किधर है। तो फिर मैंने वेरीफाई किया, जाहिर बात है प्रोफेशनल से भी वेरीफाई किया कि जनाब ये जो मैं कह रहा हूँ ज़रा वेट तो करें इसको। तो उन्होंने मेरी बात मान ली कि ये आप ठीक कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट पर्पस के लिए आपका जो रिटर्न फाइल्ड की गई है वो डीम टू बी ऑर्डर है 120 सबसेक्शन 1 के बी के अंदर, बट नॉट फॉर कंपनसेशन पर्पसेस या रिफंड पर्पस के लिए। वो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो प्रोसेस आपको पता पूरा करना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब ये हुआ क्यों, इतनी सख्ती क्यों हुई? एक पॉइंट पे जवाब से, जब उन्होंने नोटिस दिए कि जी आप जरा आके वेरीफाई कराएं, आपने एडजस्टमेंट की है, तो 100 नोटिस इशू हुए, जवाब सिर्फ 2 आए। 98% लोग वहां गए ही नहीं। उसको जवाब तो वेरीफाई कराना तो बहुत दूर की बात है, जवाब ही कोई नहीं किया। उन्होंने फिर तंग आके ऐसा आपको पता है रिफंड पहले 1-2 लाख तक करते 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 उन्होंने कहा जीरो, कभी कुछ होता है कभी होता ही नहीं है। तो पॉइंट अब ये है कि वो कहते हैं जी जब तक आप क्रिएट नहीं करवाएंगे तब तक हम आपको एडजस्टमेंट नहीं देंगे। बहरहाल ये एक अच्छा पॉइंट था, मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ गई, चले आपका भी फायदा हो गया, मेरा भी हो गया। उन्होंने मेरा भी कर दिया, तो वो डायरेक्टली आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आप ढूंढ ले जाके, आपको डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जी आप अपनी एक्सेस पेमेंट की एडजस्टमेंट अगले के पेबल के अगेंस्ट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये इनडायरेक्ट मीनिंग इससे निकाला गया है। ये रेट्स हैं, आपको पता है, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जब आप रिटर्न फीड करेंगे तो अपनी कंप्यूटेशन बना रहे हो तो एओपी और, लेकिन एक पॉइंट जरूरी है और वो ये है, अगर आपकी सैलरी इनकम आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड करेगी तो तब आप सैलरीड पर्सन होंगे। पहले ये 50 हुआ करता था, अब ये 75 है। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि नॉन सैलरी का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू सैलरी। सिर्फ पहले स्लैब का फर्क है, वहां दोनों बराबर है। 6 लाख पे 0%, 6 लाख पे आप देख सकते हैं इसका पहला स्लैब 6 लाख पे 0 है। ये पिछले का देखें, यहाँ भी 6 लाख पे 0 है। जैसे ही अगले स्लैब शुरू होंगे सैलरी वाले को रेट कम चार्ज होगा और नॉन सैलरी वाले को ज्यादा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। वो ये कहते हैं जी ये तो कारोबारी आदमी है, इसकी तो सैलरी के अलावा इनकम है, ज्यादा पैसे दो भैया। और आगे भी आपको पता जो रेट रिवाइज हुए हैं 45% तक चला गया नॉन सैलरी पर्सन का रेट, 45% तक। भाई वो चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर लोग बनाएं, 29% या 20% में आए। तो इनकरेज कर रहे हैं कॉर्पोरेट को और डिस्करेज कर रहे हैं नॉन कॉर्पोरेट को। चले, अच्छा जी ये सारे हो गए। अब मैं इसको जरा क्लोज करके तो आपको एक
सामने मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, कुछ प्रिंसिपल्स हैं वेल्थ स्टेटमेंट के, वो आपसे मैंने शेयर करने हैं आपके सामने। जब आपने जैसे इनकम टैक्स के कुछ प्रिंसिपल है ना रिटर्न के, वेल्थ स्टेटमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल है। इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल में जाऊं तो आप इसके बेसिस जरा थोड़े से देख लें एक पेज पे, फिर आप न्यूमेरिकल में चले जाएं। आपके सामने है जी वेल्थ स्टेटमेंट, आपने एक्चुअल कॉस्ट बेस पे बनानी। आपके सामने एक प्रैक्टिकली सवाल आ गया
बेचती है। ये एंट्री हुई है हमारी। इसका मतलब है कि मेरे पास कैश का बैंक आएगा 3.5 लाख, शेयर्स मेरे जाएंगे 2 लाख के, और डिफरेंस जो मेरा गेन होगा वो 1.5 लाख रुपए का आ जाएगा। सीधा फार्मूला। अच्छा, आप डबल एंट्री देखनी है, ये आपके सामने। मैंने कैश और बैंक 3.5 लाख से डेबिट किया, शेयर्स मेरे निकल गए 2 लाख के, और डिफरेंस मेरे पास गेन आ गया 1.5 लाख रुपए, जो आपने रिटर्न जो रिकंसिलिएशन में आप ले जाते हैं। अब तीसरी एंट्री देखें, he settled his personal loan of rupees 5 लाख, यानी वो जो लायबिलिटी ऊपर 10 लाख की पड़ी हुई है, जो मैंने फ्रंट से 10 लाख लिया था, मेरे पास पैसे हैं, मैंने कहा यार 5 लाख तुम ले लो, मैंने 5 लाख लोन वापस कर दिया। जब मैंने लिया था तो कैश का बैंक डेबिट करके लोन क्रेडिट हुआ था, तो वापस करूंगा तो उल्टा कर दो, लोन डेबिट हो जाएगा और कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एंट्री है। लोन डेबिट हो गया, मेरी लायबिलिटी कम हो गई, उधर से कैश कम हो गया, डबल एंट्री कर रही है। चौथा क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपने पे किए, एक्सपेंसेस डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट आपका 8.5 लाख रुपए से, ये 8.5 लाख की एंट्री, सिंपल एंट्री मैंने पास की, कुछ नहीं किया मैंने। आगे चलूंगी, बाकी क्वेश्चन अब बाद में कर लीजिएगा जो भी आपको। चौथा और पांचवा क्या है जी, he has given gift 4 लाख रुपए का कामरान को थ्रू प्रोसेस। अब आपको पता है जब आप गिफ्ट देंगे तो मेरी ऑब्वियसली मेरा पैसा निकलेगा, मेरा बैंक कम हो जाएगा, और गिफ्ट मेरा रिकंसिलिएशन में आपके ऊपर आ जाएगा। तो डबल एंट्री क्या बड़ी, ये गिफ्ट टू ब्रदर डेबिट हो गया, एक्सपेंस है, लॉस है, जो भी आपको समझ आ रहा है। भाई मेरा पैसा चला गया ना, तो मेरा नुकसान हो गया, खर्चा क्या लें आप, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आपको पता दिया जाता है, और गिफ्ट आपको पता है रिलेटिव के अलावा आप दे नहीं सकते। ये चेंज हो गया हुआ सेक्शन 85 सेक्शन में रिलेटिव की डेफिनेशन है, और देना कैसे आपने क्रॉस चेक या इनकाइंड, शेयर, गाड़ी, घर, जो आप देना चाहते हैं हो सकता है, बट वो सिर्फ रिलेटिव को होगा। क्यों हुआ, क्योंकि गिफ्ट को मिसयूज किया गया, जिसकी वजह से ये लिमिटेशन लगी। अगर आपको याद हो तो पहले 7 बंदे बनाएंगे, उसके बाद ये रिलेटिव आए। आगे क्या जी, एंट्री कौन सी है, छठा लिखे जी, ईएमई में फ्रॉड नहीं था जी, 20 लाख रुपए टोटल कंसिडरेशन है, लेकिन मैंने 20 किससे दी है, 7 लाख रुपए मैंने पेमेंट कर दी, यानी एडवांस पेमेंट मेरी चली गई है 7 लाख रुपए, तो मैं 7 लाख को कर देता हूँ। ये मैंने एडवांस अगेंस्ट फ्रॉड डेबिट किया, कैश और बैंक को 7 लाख से कम कर दिया। एक एफर्ट कम हो रहा है, एक बढ़ता जा रहा है, कैश कन्वर्ट हो गया एडवांस में, आसान लफ्जों। आखिरी क्या जी इसका, वो है वो बैलेंस दिए हुए हैं कि बैंक बैलेंस मेरा 475 है, जितना मेरा कैश का बैलेंस आएगा टोटल, उसमें से 475 माइनस करूंगा, बाकी कैश में बच जाएगा। अब आप आगे आ गए, अब रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहते हैं जी बनाओ वेल्थ कंसीलिएशन स्टेटमेंट एंड वेल्थ स्टेटमेंट फॉर 2024। 23 ओपनिंग आ गया, 24 की ट्रांजैक्शन हो गई, डबल एंट्री आपने पास कर ली। अब इसकी एडजस्टमेंट अब देखें एक एक करके। अब आप पहले देखें डीएचए प्लॉट, क्या इसमें कुछ चेंज आई, कोई चेंज नहीं आई। अब जब 24 की वैल्यू देखें उसमें क्या, वो 35 लाख एलईडी स्टैंड कर, कोई चेंज नहीं हुई, वो एलईडी आगे चला, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बना, तो उसमें चेंज कोई नहीं आई, तो जो पीछे था वही आगे चला गया, मैंने कुछ नहीं किया उसके अंदर, हुआ भी नहीं। कैपिटल नहीं देनी थी, वो भी उसी तरह ही है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रही मुझे। आगे लिखा हुआ है, ये देखिए पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है नो बिजनेस कंडक्टेड इन टैक्स ईयर 2024, यानी प्रॉफिट आता ड्राइंग होता तो मैं चेंज कर देता, ये भी एलईडी थी। ये 25 मैंने, ये मैं वेल्थ बना रहा हूँ 2024 की, ये मैंने 25 लाख वाली लिखी है, एडवांस मैंने दिया था, ये 7 लाख आ गया, जरूरी में कोई चेंज नहीं आई, 5 लाख आ रहा है। शेयर मैंने 2 लाख के निकाल दिए थे, बाकी 8 के पड़े हुए। अच्छा, इसकी अगर आप डबल एंट्री चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ कर सकते हैं। मैंने डबल एंट्री क्या पास की थी कि जब बेचा था तो मेरे बैंक में 3.5 लाख आ गया था, ये 3.5 लाख पड़ा आ गया पैसा कैश में। ओपनिंग बैलेंस मैंने 35 उधर से लिया, 15 और 20 जो
शेयरिंग करनी पड़ती